एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है जो कि ये कहता है कि हम सस्ते से सस्ता कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं और जब हम उसी चीज़ को बेचना चाहते हैं तो हम महंगे से महंगा बेचना चाहते हैं। तो हम खरीदते टाइम हम ट्राई करते हैं सस्ता खरीदें, बेचते टाइम हम ट्राई करते हैं महंगा बेचें, राइट। ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हम उसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और सबकी यही कोशिश होती है, वेदर यू आर ए ट्रेडर, वेदर यू आर एन इन्वेस्टर, कि आप सस्ते से सस्ता खरीदें और महंगे से महंगा बेचें, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सबकी कोशिश यही होती है, आप हम सब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर केस में ये होता है, स्पेशली जो इंटरमीडिएट या बिगिनर हैं उनके साथ ये होता है कि हम खरीदते टाइम महंगा खरीदते हैं, हमको लगता है कि हम सस्ता खरीद रहे हैं, लेकिन वी एंड अप बाइंग एक्सपेंसिव एंड वो नीचे आने लगता है, हम कई बार लॉस में एग्जिट करके निकल जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। ओके, तो हम वी ट्राई टू बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव, बट उल्टा हो जाता है, हम महंगा खरीद के सस्ता बेच के निकल जाते हैं और हमारा लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इसका सोल्यूशन निकाल पाएँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सी यू इन द अदर साइड। तो जैसा कि हमने कहा कि हम सबकी यही टेंडेंसी होती है कि हम सस्ता खरीदें महंगा बेचें, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम कोई शेयर खरीदते हैं, जैसे ही हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, खरीदते ही वो नीचे आने लगता है। तो हमको लगता है कि एक चीज़ ऊपर जा रही है, एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमको लगता है अब हम खरीदते हैं, इसके बाद हमारा ये तो नीचे जा ही नहीं सकता, या हमको लगता है कि इसमें और अपसाइड बाकी है, और जैसे ही हम खरीदते हैं उसका वो डाउनसाइड चालू हो जाता है। फिर क्या होता है कि हम जैसे ही कोई चीज़ बेचते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई स्टॉक खरीदा, हम वेट करते रहे कि ये ऊपर जाएगा लेकिन गया नहीं, फिर हम एग्जिट कर गए। जैसे ही हम एग्जिट कर जाते हैं, जैसे ही हम सेल करते हैं, वो स्टॉक वहीं से बढ़ने लग जाता है, वहीं से वो ऊपर जाने लग जाता है। हमारा जो प्रॉफिट हो सकता था, भले ही हम लॉस ना करें, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट हो सकता था वो हम खो देते हैं, राइट। तो ये होता क्यों है, पहले रीज़न के बारे में जानते हैं, फिर हम सोल्यूशन पे आएंगे। तो ये जो होता है ये ह्यूमन इमोशन की वजह से होता है। जब हम ट्रेड्स, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या ट्रेड्स है, उसके साथ जब इमोशन मिक्स हो जाता है, तब कई बार हम लॉस करते हैं। अगर लॉस ना भी करते हों तो हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते जितना शायद हम कमा सकते थे। तो 3 इमोशन हम पे भारी होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जो सबसे पहला जो इमोशन है वो है फियर। ये हम सबके साथ होता है कि कई बार हम एक स्टॉक खरीदते हैं, फिर हम ट्रैक करने लग जाते हैं, राइट। भले ही हमने वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है, लेकिन हम बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। और जब थोड़ा नीचे आ जाता है तो हम फियर का जो इमोशन है हम पे वो हावी होने लगता है। हमको ये लगने लगता है कि ये स्टॉक खरीद के शायद मैंने गलती कर दी। हम ये भूल जाते हैं कि हमने पूरी एनालिसिस करी हुई थी लेने से पहले, लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो उसमें करेक्शन है या शॉर्ट टर्म फॉल है, उससे हम फियर में आ जाते हैं। आप कोई भी मार्केट का जो फॉल देखेंगे, मार्केट में फॉल काफ़ी स्टीप आता है मोस्टली, राइट। तो उसमें अच्छे शेयर भी 40% 50% का करेक्शन दे देते हैं बहुत बार। भले ही उस स्टॉक में कोई फंडामेंटल इशू ना हो, लेकिन उस सेक्टर का कोई प्रॉब्लम या ओवरऑल मार्केट में कोई प्रॉब्लम आया, जैसे अभी कोविड के केस में हुआ था कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा करेक्शन दिया, अभी वो ऑल टाइम हाइज फिर से बना रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जब फॉल देता है इतना डीप करेक्शन हो जाता है कि हम सब फियर में आ जाते हैं, और बहुत लोग उस फियर के चलते लॉस में एग्जिट कर जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये गिर चुका है, अब ये ऊपर नहीं आएगा, या ये बहुत सालों तक ये रिटर्न नहीं देगा, और वो एग्जिट कर जाते हैं। उनके अपने रीज़न से, वो उनका अपना डिसीजन है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, जिससे कि हम महंगा खरीदा हुआ स्टॉक सस्ते में बेच के निकल जाते हैं, राइट। सेकेंड जो रीज़न है वो है ग्रीड। तो फियर के साथ साथ ग्रीड भी हमारे साथ काम करता है। कई बार ये होता है कि कोई स्टॉक हम देखते हैं, वो स्टॉक चला जा रहा है, जैसे कई स्टॉक, जैसे रुचि सोया के केस में हुआ था, राइट। वो चला जा रहा है, लोगों को लगता है कि ये तो अब ऊपर ही जाएगा, ये नीचे आ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट पे आके हमको लगता है कि हम अब ये रैली मिस कर रहे हैं, ये चढ़ते ही जा रहा है, सबने पैसे कमा लिए, सबने बहुत नीचे के लेवल से खरीद लिए, हमसे ये मिस हो गया, और हम जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो है, फोमो का शिकार हो जाते हैं। और हमको क्या लगता है कि अब नहीं खरीदे तो हम फिर से नहीं खरीद पाएंगे, अब ये करेक्शन नहीं देगा। उस चक्कर में हम एक हायर वैल्यू पे खरीद लेते हैं। हम उस पॉइंट पे खरीदते हैं जब वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है, उसने एक रैली दिखा दिया है, अब उसके करेक्शन का टाइम है, या फिर वो साइडवेज होने वाला है, लेकिन हम उसी पॉइंट पे एंट्री लेते हैं।
फिर या तो उसमें करेक्शन आ जाता है या तो उसी रेंज में मूव करने लगता है, वो एक रेंज बाउंड ट्रेड बन जाता है, जिससे हमको ना तो कोई खास रिटर्न आता है और कई केसेस में वो नीचे आने की वजह से हमको लॉस भी हो जाता है, फिर एग्जिट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमको ग्रीड जो है, जो ग्रीड का जो इमोशन है, उसकी वजह से भी हम ये मिस्टेक करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो इमोशन है, वो हर एक के साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ हो, जितना भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर हो उसके साथ ये चीज़ होती है, वो है इम्पेशंस। इम्पेशंस हमसे कई मिस्टेक्स करवाता है। आपने कई बार देखा होगा, आपके साथ ये हुआ होगा या हो रहा होगा डेली बेसिस पे, कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक देते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक देखा, उसका भाव 100 रुपये चल रहा है, आपको लगा कि ये 95 पे एक अच्छा बाय हो सकता है, राइट। ये 95 पे अगर मैं खरीदूं तो ये अच्छी एंट्री होगी और इसमें मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूं। अब वो स्टॉक बार बार 97, 96 पे आके घूम जाता है, तो हमको क्या लगता है कि नहीं, ये मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे अपना जो आपने शायद एक लिमिट ऑर्डर लगाया होगा 95 का, आप उसको मॉडिफाई करके 97 कर देते हैं। जैसे ही आप 97 करते हैं, वो हिट हो जाता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर वो 94 पे आ जाता है, राइट। तो आपने जो इनिशियली डिसाइड किया हुआ था आपका एंट्री, वो बहुत सही था, वो एकदम सही था, लेकिन क्योंकि आप बार बार देखते रहते हैं और आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, आप रुक नहीं सकते कि वो आज नहीं तो कल आएगा, राइट। मार्केट तो डेली चलता है, आप पैसा कहाँ भागा जा रहा है, तो आपके इम्पेशेंस की वजह से आप हायर लेवल पे बाय करते हैं। तो आपका जो लिमिट है, आपने जो लगाया हुआ था लिमिट, उसको आप मॉडिफाई करते हैं और आपको जो एंट्री चाहिए थी वो ना मिलके आपको हायर लेवल पे एंट्री मिलती है, जिससे कि नेचुरली आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। ये चीज़ हर एक के साथ होती है। अगर आपके साथ भी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसी के साथ साथ जब हम सेल करते हैं, राइट, तो कई बार हमने बाय की हुई है, कोई चीज़ हमने बाय करी, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं हम, 95 पे चलिए, हम सोचते हैं कि आपने बाय करी है। अब आपका टारगेट है वो 105 रुपीज़ का है, तो आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि जब वो 105 रुपीज़ हो जाएगा तब आप एग्जिट करेंगे। लेकिन क्या होता है, वो स्टॉक बार बार 101, 102 से आके करेक्ट होते जाता है, एक रेजिस्टेंस है उसको वो तोड़ नहीं पा रहा है। आप क्या करते हैं कि चलो यार अब ये ऊपर नहीं जाएगा करके आप बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो बार बार रेजिस्टेंस को हिट करता है और एक पॉइंट पे वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर ब्रेकआउट देता है। उस ब्रेकआउट को आप मिस कर जाते हैं। भले ही आपकी एंट्री बहुत अच्छी हुई हो, लेकिन क्योंकि आप उस ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करते, आप जल्दबाजी या इम्पेशेंट होकर आप निकल जाते हैं, तो आप जो बड़ा प्रॉफिट कमाते वो आपका नहीं हो पाता। तो ये तो हुई इमोशंस, जो इमोशंस की वजह से हमारे ये मिस्टेक होते हैं कि हम महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं, या फिर जो हमको मुनाफा शायद हो सकता था वो हमको नहीं हो पाता, राइट। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, ये कहना बहुत इजी है कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से अपने इमोशन को निकाल के अपना ट्रेड करिए। ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन हैं। हमारा पैसा जब लगा हुआ होता है तो हमारे अंदर कुछ होता है, जब वो नीचे जाता है, जब हमारा स्टॉक रेड में होता है तब प्रॉब्लम होता है। अब इमोशन को अलग करने के कुछ स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप स्टॉक एसआईपी करिए। स्टॉक एसआईपी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर ही रहे होंगे, उसके साथ साथ आपने जो स्टॉक्स, मान लीजिए आपने चुने हुए हैं कुछ स्टॉक्स जो आपको लग रहा है कि आपको लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट देंगे, तो आप हर एक महीने उस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ स्टॉक्स खरीदिए। आप एक पर्टिकुलर फंड साइड में रखिए, उस फंड में आप क्या करिए, आपने जो भी कंपनीज चुने हुए हैं उनके स्टॉक्स आप एसआईपी के थ्रू खरीदिए। आप एक डेट डिसाइड कर लीजिए, मान लीजिए 5th ऑफ एवरी मंथ, उस दिन आप, या फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ, या फर्स्ट वेंसडे ऑफ एवरी मंथ, उस दिन आप जाके वो स्टॉक्स खरीदिए, हर महीने खरीदिए। उससे क्या होगा, मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो अपने आप आपका एवरेज आउट हो जाएगा। और जिस तरह से आपका एसआईपी म्यूचुअल फंड में होता है, जिसमें आप इनडायरेक्टली शायद इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है और आपको लग सकता है कि आप बड़ी बड़ी रैलीज मिस कर रहे हैं, आप कोई चीज़ महंगा खरीद रहे हैं जो आप सस्ता खरीद पाते, लेकिन लॉन्ग रन में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा वो। और आपके जो उतार चढ़ाव हैं, जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, वो ऑल फैक्टर इन हो जाएगी उसमें और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आपका फियर, ग्रीड, ये सब मैनेज रहेगा। सेकेंड जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप समय समय पे प्रॉफिट बुक करना मत भूलिए। देखिए, आपने एक शेयर खरीदा था, आपने एक पर्टिकुलर टारगेट रखा हुआ था, जब वो टारगेट अचीव हो जाए तो आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे आपको रिव्यू करके ये देखना ज़रूरी है क्या शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में जो भी आपका टारगेट था या लॉन्ग टर्म का,
ये पर्टिकुलर कंपनी के टारगेट अचीव हो चुके हैं, क्या उसमें और पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अगर आपको लग रहा है, आप अगर कन्विंस्ड हैं, आप कन्विक्शन आपका है कि और ऊपर जा सकता है, तो आप अपने टारगेट्स को रिवाइज करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अभी काफ़ी समय बिताएगा, काफ़ी टाइम बिताएगा ये लेवल्स पे और ऊपर जाने में इसको टाइम लगेगा, तो आप प्रॉफिट बुक करके उसी पैसे को दूसरे जगह री इन्वेस्ट करिए। आप उसी को सेल करिए और इमीडिएटली आप दूसरा परचेस करिए। आप किसी ऐसे ऑप्शन में मूव कर सकते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा अपसाइड बचा है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा मार्केट में करेक्शन आया है, राइट, कुछ सेक्टर्स चल चुके हैं, काफ़ी चल चुके हैं, अब दूसरे सेक्टर्स की बारी है। जैसे अभी कोविड के केस में हुआ था, इनिशियली फार्मा और आईटी काफ़ी चले, राइट, ये डिफेंसिव सेक्टर्स थे, ये बहुत ज़्यादा चले। उसके बाद क्या हुआ, सारे जो अपसाइड थे वो बैंकिंग में आए, क्योंकि वो फार्मा इतना चल चुका था कि फार्मा कंसोलिडेट होने लगा, साइडवेज होने लगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई। उसके बाद बैंक्स काफ़ी अच्छे चलने लगे। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका जो फंड है वो आपका रीबैलेंस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिव्यू करके प्रॉफिट बुक करके दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप समय समय पे रिव्यू करके और अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा और जो आखिरी स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो है ये है कि आपको यू मस्ट डाइवर्सिफाई योर फंड्स, राइट। आपका जो भी टोटल कॉर्पस है, जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है, वो चुनिंदा स्टॉक या चुनिंदा सेक्टर में इन्वेस्टेड ना हो। ओके, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने सारे पैसे ऑटो शेयर्स में डाल दिए, अब ऑटो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आई तो आपके सारे जो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रेड में जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपने उसको डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जैसे आपने कुछ ऑटो में डाला है, कुछ फार्मा में डाला है, कुछ आईटी में, कुछ एफएमसीजी, तो उसमें क्या होगा, आपका जो है पोर्टफोलियो वो बैलेंस्ड रहेगा, डाइवर्सिफाइड रहेगा। किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो करेक्शन आएगी वो दूसरे सेक्टर में शायद तेज़ी हो जाए और उसके साथ आपका बैलेंस बना रहेगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो स्टेडी प्रॉफिट आपको मिल पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके मन में और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।